तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोज़गार विद जीएस गुरु में। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कल अनुच्छेदों के बारे में, तो कल तक हमारे हो गए थे अनुच्छेद 30 तक। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब, संवैधानिक उपचारों का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अगर वो अधिकारों के लिए हम उपचार ही ना चाहें, हमें कुछ उपचार ही ना मिले, तो वो अधिकार किस बात के। मान लो हमें राज्य ने कुछ अधिकार दे दिए, राज्य उस पर मनमानी करे, फिर हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए संविधान में भी प्रावधान दिया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में 5 प्रकार की रिट हैं जिसके तहत आप अपने अधिकारों का उपचार कर सकते हैं। इसमें पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आती है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार परीक्षा, पांचवी उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि रेट कितने प्रकार की होती हैं। रेट हमारी होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में हमने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रेटों का प्रावधान है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आपको जो इस तरीके से याद रखने हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डीप में जाओगे तो इसी में फंस जाओगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए यही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 कहता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि समान सिविल संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में आती है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। एक आपने देखा था अनुच्छेद 21 का। ठीक है दोस्तों, 21 का में क्या था, 21 का में था आपका 6 वर्ष से 6 और 14 वर्ष तक के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 45 कहता है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 अनुच्छेद 45 में दिया गया है। जो निःशुल्क शिक्षा होगी वो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आगे चलते दोस्तों, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48A या 48 का, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जैसे कि आप मोर को नहीं मार सकते हैं, ये सब वन्य जीव होते हैं। पर्यावरण का संरक्षण, जैसे कि कुछ पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह होंगे वो अनुच्छेद 51 के तहत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का कहता है कि हमें मूल कर्तव्य मिले हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11। ठीक है, प्रारंभिक में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान के द्वारा
हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो भी है राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 53। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। योग्यता कैसी होती है कि वह भारत का नागरिक हो, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, उसने अपनी आयु 35 वर्ष पूरी कर ली हो और वह दिवालिया ना हो। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अब आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति की शपथ का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग को आप सीधी भाषा में समझिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है ये आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है। या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होना। जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, वह उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो आप याद रखिएगा जो हमारा राज्यसभा का सभापति होता है वह हमारा उपराष्ट्रपति ही होता है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति कैसे? यह किसी सजा को कम कर सकता है, किसी को मृत्युदंड माफ कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है इसके पास क्षमादान की काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। केवल मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही आपका क्षमा कर सकता है, ना कि राज्यपाल। ये आपसे पूछा जाए कि मृत्युदंड को राज्यपाल समाप्त कर सकता है? नहीं, ये केवल शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ये आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी हमारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ ये सारे के सारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 110%। आप एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, आपको मैं सबूत के साथ वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने आपको ये बताया था। देखिए, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जो कि हमारा एक सरकारी वकील होता है। ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का न्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का न्यायवादी मतलब जो सरकार का वकील, आप देसी भाषा में समझिए, सरकार का वकील जिसे हम कहते हैं वह होता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन दिया गया है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 78 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की प्रक्रिया जो होगी वह अनुच्छेद 85 के तहत शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होना। कुछ दशाओं में, जैसे कि आप समझिए हमारे लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति को आभास होता है कि ये बिल पास होना बहुत ज़रूरी है, तो और या तो फिर
किसी भी सदन में, एक सदन में पास हो जाए, दूसरे सदन में कन्फ्लिक्ट हो जाए या विवाद हो जाए, उस सदन में, उस प्रक्रिया में ये अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता होती है 108 में दिया गया कुछ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक होगा। धन विधेयक होगा या नहीं होगा ये कौन कहता है? ये कहता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। अब जैसा मैं लाइन आपको बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या दिया गया है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। इसको आप ऐसा समझिए, वीटो पावर। क्या समझिए? वीटो पावर। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, इसको वीटो पावर कहते हैं। यह अनुच्छेद 111 में दी गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? बजट। लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है दोस्तों, इसे बोलचाल की भाषा में हम बजट कह लेते हैं। तो बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 112 में। बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 112 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? संसद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो देता है अनुच्छेद 123। अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में है? तब आपने वीडियो देखा होगा तो आप बिल्कुल 1 सेकंड लगा देंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन लगा देंगे अपने आप। अगर आप वीडियो नहीं देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 123 बताया था, 124 बताया था, 129 बताया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपकी 123 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 137। अपने किसी निर्णय को, आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मानिए अपना निर्णय दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं ये इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो वह 137 के तहत पुनरावलोकन कर सकता है उन आदेशों को। नेक्स्ट देखते हैं 143। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को किसी न्यायिक क्षेत्र में परामर्श लेना है तो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 143 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत का महानियंत्रक, लेखा परीक्षक। इसको हम कैग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 में कैग की व्यवस्था है जब भारत का महानियंत्रक। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 राज्यों के राज्यपाल की व्यवस्था बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इस सारी व्यवस्था अनुच्छेद 155 में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में बताई थी? जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति थी वह थी अनुच्छेद 72 में। और अनुच्छेद 161 क्या कहता है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पॉलिटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि अब जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसी समय आप हाई कोर्ट को पढ़ लीजिए। जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आप राज्यपाल को पढ़ लीजिए। आपको इससे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ थे हम? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी एक, जैसे राष्ट्रपति की थी उसी तरह राज्यपाल की भी है। आज का आखिरी आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 164(1). अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ऐसे ही संघ में सेंट्रल में व्यवस्था थी, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी वह राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल।
इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आने वाली आपकी पुलिस परीक्षा में, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।